Hello students, welcome to Vedyug. I am your SST mentor and in this video we are going to start the second part of Geography's third chapter, Water Resources. अब इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। So, the archaeological and historical records show that people in ancient times constructed hydraulic structures to manage and control the natural flow of water. तो आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो एंशियंट टाइम्स के लोग थे उन्होंने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया था टू मैनेज और टू कंट्रोल द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। और ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर थे इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, इसमें डैम्स थे जो कि पत्थरों से बने हुए थे, स्टोन से बने हुए थे, रबल से या ब्रोकन स्टोन से बने हुए थे, एज वेल एज इसमें रिजर्वॉयर्स और लेक्स भी थे, एम्बैंकमेंट भी आता है एंड चैनल्स भी आते हैं जो कि इरिगेशन के लिए बने थे। अब मॉडर्न इंडिया में ये जो ट्रेडिशन है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की ये कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पैटर्न वगैरह जो है वो चेंज हो गया, विद डैम्स बीइंग बिल्ट इन मोस्ट रिवर बेसिन, क्योंकि यहाँ पे अब डैम्स बने हैं बहुत सारे रिवर बेसिन पे। अब ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्लस फ्लड्स को प्रिवेंट करता है, एज वेल एज ये क्रॉप्स के लिए भी यूजफुल है बिकॉज इट प्रोवाइडिंग द इरिगेशन फॉर क्रॉप्स एंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये इंडिया में एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर किस तरह से था वो देखते हैं। सो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। Hydraulic structures were constructed in ancient India for the purpose of managing water resources and these structure included dams, lakes and irrigation system। ये हमने हमारे पहले ही टॉपिक में देख लिया था कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है वो एंशिएंट टाइम से बने हुए हैं ताकि वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, और इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम आते हैं। अब हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करते हैं तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में हेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था श्रृंगवेरापुरा में, जो कि इलाहाबाद के पास में है, फॉर चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। तो रिवर गंगा का जो फ्लड वाटर है उसको चैनलाइज करने के लिए यहाँ पे हेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। कहाँ पे? श्रृंगवेरापुरा में, जो कि इलाहाबाद के पास में। Then during the time of Chandragupta Maurya who ruled in the 3rd century BC, तो 3rd century BC में चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था और उस टाइम पे डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम बनाए गए थे ज़्यादा तौर पर। Evidence of irrigation works has been found in various regions of ancient India, including Kalinga in Odisha, Nagarjunakonda in Andhra Pradesh, बेन्नूर इन कर्नाटका एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। तो इन सारी जगहों पे हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि इरिगेशन सिस्टम जो है, इरिगेशन वर्क जो है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है इन सारे स्टेट्स में। देन इन द 11th सेंचुरी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द टाइम, द भोपाल लेक वॉज बिल्ट। तो 11th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो भोपाल लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक है उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद 14th सेंचुरी में हाउस खास नाम की एक टैंक बनवाई गई थी बाय इल्तुतमिश दिल्ली में, ताकि सिरी फोर्ट एरिया जो था वहाँ पर वाटर सप्लाई हो सके। दिस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एंशिएंट इंडिया, ensuring that water was managed effectively and efficiently। अब उसके बाद देखते हैं कि what are dams and how do they help us in conserving water and managing water shortage। Dams were traditionally built in the past to store river water and the rain water for later use of agriculture। तो डैम्स जो है वो ट्रेडिशनली बनाए जा रहे हैं। अब अभी हमने देखा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में एंशिएंट टाइम से डैम्स जो है वो बनते आ रहे हैं ताकि जो रिवर वाटर है और जो रेन वाटर है उसको स्टोर करके रखा जा सके आगे आने वाले यूज़ के लिए। एंड दीज वर यूज टू इरिगेट क्रॉप्स इन फील्ड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और ड्राई सीजन में, समर सीजन में या ड्राई एरियाज में इसी स्टोर वाटर का यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। Nowadays, dams are built for many different purposes including electricity generation,
water supply for domestic and industrial uses, then flood control, navigation, एंड फिश ब्रीडिंग। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के टाइम में डैम जो बिल्ड करते हैं, डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। कुछ डैम्स जो है वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जो वाटर सप्लाई होगा उसके लिए बने हैं, कुछ डैम्स फ्लड कंट्रोल के लिए बने हैं और कुछ डैम फिश ब्रीडिंग एंड नेविगेशन के लिए भी बने हैं। देन हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन द सतलज बियास रिवर बेसिन द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ power production and irrigation. Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi basin integrated the conservation of water with flood control. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब देखते हैं कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट वर लॉन्च इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द एम ऑफ मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। तो ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है ये इंडिया में लॉन्च हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, ताकि ये वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सके अच्छे तरीके से। These projects involve storing river water for various purposes such as irrigation, industrial and domestic use, flood control and fish breeding. और ये जो प्रोजेक्ट्स है ये रिवर वाटर स्टोरिंग के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि इरिगेशन है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज़ है, फ्लड कंट्रोल है, फिश ब्रीडिंग है, इन सारी चीज़ों के लिए ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है इनका यूज़ किया जाता है। The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, referred to this project as a temple of modern India because they promoted the development of agriculture and the rural economy, as well as the growth of urban areas through industrialization. Meaning what कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन सारे प्रोजेक्ट्स को एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। अब क्यों कहा है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स के वजह से, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के वजह से एग्रीकल्चर में या रूरल इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, साथ ही अर्बन एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रोथ हो रही है। और इन सारी चीज़ों को हेल्प कौन करता है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसीलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। Then multi-purpose river projects have played a crucial role in India's economic growth and development over the years. अब इस multi-purpose projects के कुछ objectives हैं, वो देखते हैं क्या है। Now multi-purpose projects are launched to manage water resources effectively, लेकिन इसके कुछ objectives हैं जैसे कि electricity generation. One of the main objective of this project is to generate electricity. तो जो main reason है multi-purpose projects को बनाने का, शुरू करने, उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया में नियर अबाउट 22% ऑफ एनर्जी जो है वो इन्हीं सारे प्रोजेक्ट से जनरेट होती है। देन उसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन। सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हेल्प्स टू कंजर्व सॉइल बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ रिवर वाटर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या करते हैं? अब ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में डैम वगैरह सारे आते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या होता है, जो रिवर वाटर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल कंजर्वेशन होता है। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। क्योंकि पानी का जो, नदियों का जो बहाव रहता है उसकी वजह से जो भी फर्टाइल सॉइल है वो उस साथ बह के चली जाती है। लेकिन ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से रिवर वाटर का जो फ्लो है वो रिड्यूस होता गया है, स्पीड उसकी कम होती गई है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन हो रहा है। देन उसके बाद है फ्लड कंट्रोल। अब ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करते हैं बाय स्टोरिंग एक्सेस वाटर इन देयर रिजर्वॉयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यही स्टोर वाटर जो है वो ड्राई सीजन में फिर इरिगेशन के काम के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद इकोसिस्टम कंजर्वेशन। ट्रीज आर सिस्टमेटिकली प्लांटेड अराउंड दिस प्रोजेक्ट विच हेल्प इन प्रिजर्विंग द नेचुरल इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। और इन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स के आजू बाजू इर्द गिर्द ट्रीज़ को प्लांट किया गया है। अब ट्रीज़ को प्लांट करने की वजह से क्या हो गया कि जो इकोसिस्टम है हमारा और जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रिजर्व हो रही है। देन इनलैंड वाटर नेविगेशन। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ मीन्स फॉर इनलैंड वाटर नेविगेशन थ्रू द मेन रिवर एज वेल एज
associated canals. Then tourist attraction and domestic and industrial water supply. तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ताकि जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो बोटिंग जैसे एक्टिविटीज़ जो है वो एंजॉय कर सकें. देन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई. तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में उनके रिजर्वॉयर में जो वाटर सेव किया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन वो ड्राई सीजन में यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पज़, या जो ड्राई एरिया रहता है वहाँ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वाटर सप्लाई किया जाता है इन्हीं प्रोजेक्ट से. अब कुछ जो मेजर रिवर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के वो देखते हैं कौन से हैं. तो सबसे पहला है सलाल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर में बना है. देन भाखरा नांगल जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया का जो सतलज रिवर पे बना गया है. उसके बाद है टेहरी डैम जो कि हाईएस्ट एम्बैंकमेंट डैम है इंडिया का जो भागीरथी गंगा पर बनाया गया है. देन राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पे बनाया गया है. सरदार सरोवर जो कि नर्मदा रिवर पे बना है. और देन कोयना डैम जो कि कृष्णा नदी पे बनाया है. देन नागार्जुना सागर वो भी कृष्णा रिवर पे ही बनाया है. तुंगभद्रा जो कि तुंगभद्रा एंड कृष्णा दोनों रिवर पे बना है. देन मेत्तूर जो कि कावेरी रिवर पे बना गया है, लेकिन ये फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स गोइंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की वजह से ये डैम फेमस है. देन पेरियार जो कि पेरियार रिवर पे बनाया है. एंड हीराकुंड जो कि महानदी रिवर पे बनाया गया है जो कि एक इंटीग्रेटेड वाटर कंजर्वेशन है. देन तिलाया कोनार मैथॉन एंड पैंचेट. देन उसके बाद है तिलाया कोनार मैथॉन एंड पैंचेट जो कि दामोदर डीवीसी जिसको रिवर ऑफ सौरो के नाम से भी जाना जाता है दामोदर रिवर पे बनाया गया है ये सारे डैम्स. उसके बाद दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो भी दामोदर रिवर पे ही बनाया गया है. अब इसके बाद देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स एंड लिमिटेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के क्या लिमिटेशन है, क्या एडवर्स इफेक्ट्स है वो देखते हैं. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैव मेनी एडवर्स इफेक्ट्स एंड लिमिटेशन. These adverse effects have lead to great opposition to this project. और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अब बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे लिमिटेशन हैं और इसी एडवर्स इफेक्ट्स के वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स को अपोज किया गया है. द एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड इम्पैक्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सोसाइटी एंड एक्वेटिक लाइफ. अब ये जो एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या आता है, सॉइल फर्टिलिटी, देन सोसाइटी एंड एक्वेटिक लाइफ, ये सारे चीज़ों पर इनका बुरा असर पड़ता है. There may also be changes in cropping pattern due to the construction of this project. क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंजेस आ जाते हैं इन प्रोजेक्ट्स की वजह से. देन एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वॉयर इज अनदर एडवर्स इफेक्ट. एंड फाइनली एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ज़्यादा वाटर यूज़ करने की वजह से भी एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए. अब इन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कुछ मूवमेंट्स हुए, वो कौन से मूवमेंट्स थे, क्या थे वो देखते हैं. मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक एंड सिविल सोसाइटी ड्यू टू देयर मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट. अब सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम नर्मदा बचाओ आंदोलन. नर्मदा बचाओ आंदोलन ये एक NGO है जो कि फोकस करता है एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रीज दैट वुड बी सबमर्ज अंडर डैम. जो ट्रीज डैम के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल इशू सॉल्व करना ये इनका मेन मोटिव है. इट वॉज लेटर जॉइंड बाय एनवायरमेंटलिस्ट, ट्राइबल पीपल, फार्मर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट डिमांडिंग बेटर रिहेबिलिटेशन एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन. तो जितने भी ट्रीज जो है वो जो डैम में सबमर्ज हो चुके रहते हैं उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए इस नर्मदा बचाओ आंदोलन जो NGO है उसको बाद में एनवायरमेंटलिस्ट, ट्राइबल पीपल एंड फार्मर्स या बहुत से सोशल एक्टिविस्ट ने भी ज्वाइन किया. देन उसके बाद सरदार सरोवर डैम. द सरदार सरोवर डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया कवरिंग 4 स्टेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान. तो सरदार सरोवर डैम जो है ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है जो कि 4 स्टेट कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान. अब इस प्रोजेक्ट का एम क्या था, टू प्रोवाइड वाटर टू द ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. तो गुजरात और राजस्थान के जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करना ये इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था. देन द टेहरी डैम प्रोजेक्ट ऑन द भागीरथी रिवर कॉज्ड मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड
लीड टू सोशल मूवमेंट्स लाइक द टेहरी डैम आंदोलन। तो जो टेहरी डैम प्रोजेक्ट है जो कि भागीरथी रिवर पे बनाया गया है, इसके वजह से एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड इसका असर ये हुआ कि बहुत से सोशल मूवमेंट्स की शुरुआत हो गई इस प्रोजेक्ट के अपोजिशन में, जैसे कि टेहरी डैम आंदोलन। देन द रिहांद वैली प्रोजेक्ट। अब रिहांद वैली प्रोजेक्ट जो है वो सन रिवर पे बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर भी सेम रीज़न था, मैसिव डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक एजिटेशन फेस करना पड़ा। देन फार्मर्स वर एजुकेटेड टू विन मोर वाटर। इन द साबरमती बेसिन ऑफ गुजरात, farmers were educated to use water more efficiently and to conserve it in order to increase water availability for irrigation purpose। तो गुजरात में जो साबरमती रिवर के जो बेसिन है, वहाँ के जो फार्मर्स है वो एजुकेटेड थे टू यूज द वाटर मोर इफिशिएंटली और इसे कंजर्व करने के लिए। और वाटर सप्लाई टू अर्बन एरियाज और ड्रॉट प्रोन एरियाज सफर्ड फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो जो कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनका जो पानी है वो अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉट प्रोन रूरल एरियाज़ जो कि वाटर शॉर्टेज से सफ़र करते हैं। तो रूरल एरियाज़ में पानी नहीं सप्लाई किया जाता है, सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही सप्लाई किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिस्प्यूट्स के लिए। वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। देन स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो देखते हैं। There are often disputes between different states over sharing the cost and benefits of multipurpose project. For example, there have been disputes over the sharing of water from Krishna and Godavari rivers between the states of Karnataka and Andhra Pradesh. अब कभी कभी कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जो कि 2 रिवर पे बनाए जाते हैं या 2 स्टेट्स के बीच में बनाए जाते हैं। अब ऐसे मामलों में 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते ही है कि कौन सा स्टेट उस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के वाटर को यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे इसके लिए। अब गोदावरी कृष्णा रिवर पे जो वाटर प्रोजेक्ट बना है उसके वजह से कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश स्टेट में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। देन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स ओवर द डाइवर्जन ऑफ वाटर। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स कैन अराइज ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब इंटरस्टेट डिस्प्यूट डाइवर्जन ऑफ वाटर के लिए भी हुए हैं, क्योंकि बहुत से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए जो एक्चुअल डाइवर्जन है वाटर का, रिवर का, उसको चेंज करवाया गया है एंड इस वजह से बहुत से स्टेट्स में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। For example, the Maharashtra government's diversion of water from the Koyna Dam for the multipurpose project led to the downstream flow reduction in other states, which had adverse consequences for agriculture and industries. तो क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोयना डैम के प्रोजेक्ट के लिए जो डाइवर्जन था वाटर का वो चेंज कर दिया, जिसके वजह से जो डाउनस्ट्रीम फ्लो था वो रिड्यूस होता गया बाकी स्टेट में और इसके वजह से बहुत से डिस्प्यूट्स भी फेस करने पड़े महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। सो इन कंक्लूजन इस पूरे वीडियो में हमने ये देखा द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द प्रेजेंट डे रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग प्रायोरिटीज इन सोसाइटी टुवर्ड्स वाटर मैनेजमेंट। मीनिंग व्हाट कि ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो इवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में एंशिएंट टाइम से आज प्रेजेंट डे तक, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग प्रायोरिटी ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के तरफ जो सोसाइटी के प्रायोरिटीज चेंज हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, ये दर्शाता है। व्हाइल मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट सर्व्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी हैव लीड टू अपोजिशन एंड डिस्प्यूट्स। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है इनके बहुत से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी है एनवायरनमेंट पे और सोसाइटी पे, जिसकी वजह से सोसाइटी इसको अपोज भी करती है और बहुत से इंटर स्टेट या इंटर सोसाइटी डिस्प्यूट्स भी होते हैं। सो इट इज़ क्रूशियल टू बैलेंस द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स while ensuring equitable sharing of resources to avoid interstate conflicts. इसीलिए जब भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, डैम के कंस्ट्रक्शन होते हैं या ऐसे बहुत से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उस टाइम पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को हम कैसे प्रॉपरली शेयर कर सकते हैं, इक्वल शेयर कर सकते हैं और कैसे हम उसका बेनिफिट्स एंड कॉस्ट जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। तभी ये इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड होंगे, नहीं तो ये इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहेंगे।
And keep watching and keep learning. Stay tuned for more videos and updates. Bye bye.